हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूनिट में बच्चों आपके दो लेसन्स आएंगे, लेसन नंबर 11 एंड 12। 11 लेसन में हम ये पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड एंड व्हाट इज़ इट्स प्रोसेस, हाउ इट टेक प्लेस। और जो आपका नेक्स्ट लेसन है उसमें हम बच्चों बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले बच्चों आता है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपसे एक सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप कैसे बताओगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी कंस्टिट्यूट्स ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। तो आप ये कह सकते हो कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स, ऑर्गेनिज्म से ही बनने वाले, चाहे हम एंजाइम्स लें या चाहे हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और उनके साथ हम टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं, मतलब कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोसेसेस बना सकें जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं। सो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। यानी कि हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस रहता है वो है ऐसी चीज़ें बनाना जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो। आपको पता होगा कि जैसे हम दही बनाते हैं, दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस कल्चर का यूज़ करते हैं, ब्रेड या वाइन बनाने में हम यीस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है माइक्रोब डिपेंडेंट है एंड माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इन्हें माइक्रोब मीडिएट करता है। तो ये भी एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो आप बच्चों ऐसे भी समझ सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं वो थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। इसके बाद आता है कि हम इसको आजकल रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि हम इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ना लेकर हम सिर्फ उन प्रोसेसेस की बात करते हैं जिनमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब कि जब हम अपने फ़ायदे के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बड़े स्तर पे प्रयोग करते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक यूज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस या बहुत सारे टेक्निक्स इंक्लूड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का, जिससे कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है। या हम एक कोई नई जीन बना रहे हैं, उस जीन को यूज़ कर रहे हैं, उससे DNA वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई डिफेक्टिव जीन है हम उसको ठीक कर रहे हैं। तो ये सारी बायोटेक्नोलॉजी ही है। तभी मैंने आपको बोला है कि लाइफ साइंस की हर एक फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है वो जरूर दिखेगा। तो अगर बेटा आपसे कोई ये पूछता है दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी है। So the definition is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for production services। कि जब हम अपने लिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनाने के लिए नेचुरल साइंस के साथ ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स या किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे DNA RNA को फ्यूज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो जनरली ये डेफिनेशन आपकी 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाती है। इसके बाद आता है बच्चों दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिस पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें दो मेन टेक्निक्स आती हैं जो इसका आधार बनाती हैं। द फर्स्ट टेक्निक इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द सेकेंड इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बेसिकली उन टेक्निक्स की बात करेंगे विच कैन ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। अभी बच्चों हमने अपने सेकेंड यूनिट में यही बात पढ़ी थी कि जो DNA और RNA वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि वो हेरिडिटरी को, इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी ऑन करते हैं। तो अगर हम किसी टेक्निक के द्वारा इस जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री बदल दें, केमिस्ट्री इन द सेंस मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है अगर हम उसको किसी तरीके से चेंज कर दें, सो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और चेंज करने के बाद हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, जो अपीयरेंस है, वो भी बदल जाएगी। एंड द सेकेंड इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मीन्स मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस।
in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes. कि अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो दवाइयाँ यानी कि एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो वैक्सीन हैं या चाहे वो एंजाइम है, मतलब अगर हमें इसमें से कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो वहां पर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा वही माइक्रोब ग्रो करे जो हमारे मतलब का है, दूसरा यहाँ पे ग्रो ना करे। तो इसके लिए हमें एक स्टेराइल यानी कि बिल्कुल जहाँ कंटेमिनेशन ना हो, कोई गंदगी ना हो, इस तरह का एम्बियंस मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। सो दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे आप सिर्फ डिजायरेबल माइक्रोब की ग्रोथ को ही प्रमोट कर सको और उससे अपने मनपसंद के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जनरेट कर सको। इसके बाद आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुई। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि अगर हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपैरिजन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजन आपको याद होगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सो द चांसेस फॉर वेरिएशंस आर मोर, और साथ ही साथ उसमें जो जीन्स हैं उनके यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे कि पॉपुलेशन के अंदर भी वैरायटी क्रिएट हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती है, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स थे, मतलब जो पुराने मेथड्स किए जा रहे थे जिनसे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग करवाई जाती थी, उसमें ऐसा देखा जाता था कि कई बार डिजायर्ड यानी कि जो जीन हमें चाहिए उस जीन के साथ साथ कई बार जो जीन हमें नहीं भी चाहिए, जो अनडिजायरेबल है, उन जीन्स की भी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मतलब जिनका हमें कोई फायदा नहीं है, कई बार वो जीन्स भी बीच में एड ऑन हो जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की, तो इसमें सबसे पहले हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जिसमें आप अपनी मनपसंद की जीन को रखोगे और जो नॉन डिजायरेबल जीन है उसे आप हटा दोगे। उसके बाद हम जीन क्लोनिंग करते हैं, मतलब उसी जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे एंड देन हम उस जीन को अपने पसंद के होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम ये जो कमी थी जो जनरली पुराने हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स में देखी जाती थी कि कई बार डिजायरेबल के साथ नॉन डिजायरेबल जीन भी आती है, हम इस लिमिटेशन को खत्म कर सकते हैं और इससे हम सिर्फ डिजायरेबल जीन्स जो हैं उन्हीं को आइसोलेट करके उन्हीं को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने हमारे टारगेट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ वही जीन हम डाल सकते हैं जो हमें चाहिए, जो अनडिजायरेबल हम उसे जो है बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ हाइब्रिडाइजेशन से पॉसिबल नहीं थी उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग ने पॉसिबल बना दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपने डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे एक एलियन, एक बिल्कुल नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया, तो उससे क्या होगा। मोस्ट लाइकली जो डीएनए का पीस है वो अपने आप तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा, मतलब अगर आप उसे किसी अनजान ऑर्गेनिज्म में डाल दोगे तो वो डीएनए का पीस जो है वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उस डीएनए को उस होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो, किसी भी तरह के उसके अंदर आप कह सकते हो फिट कर दो, तो वो जब जब जीनोम की मल्टीप्लिकेशन होगी ऑटोमेटिकली आपका वो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा और जैसे जैसे इनहेरिटेंस में वो होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे वो भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहेगा, क्योंकि अब वो जो डीएनए का एलियन पीस था वो उस होस्ट के क्रोमोसोम का एक हिस्सा बन गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी रेप्लिकेट करने की पावर आ चुकी है। तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस होती है जिसे हम ओरी बोलते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इट मीन्स अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नया कोई अलग से डीएनए का पीस डाल रहे हो और आप उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो, तो उस क्रोमोसोम के अंदर जिसके अंदर आप उसको इंसर्ट करा रहे हो उसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस मौजूद होनी चाहिए जिन्हें आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलोगे, क्योंकि वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब जो आपका एलियन डीएनए है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जाके जुड़ जाएगा
ताकि जब जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो ऑटोमेटिकली जो आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज क्लोनिंग, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका डीएनए आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो और वो सभी कॉपीज बिल्कुल एक दूसरे से सेम है, आइडेंटिकल है। अब है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ये आप आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हो, आर्टिफिशियल शब्द हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि इसको हम खुद बना रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बच्चों आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो हम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐसी जीन चाहिए जो किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कोड करती हो, मतलब जो एंटीबायोटिक के असर को बिल्कुल खत्म कर दे। और फिर उसके बाद उस जीन को लिंक करने के लिए आपको एक प्लाज्मिड चाहिए। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है जो आपके डिजायरेबल डीएनए को होस्ट में ले जाने में हेल्प करता है। और वो जनरली हम यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो कि आपका एक बैक्टीरिया उसका भी यूज कर सकते हैं। तो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर जो थे उन्होंने 1972 में ये टेक्निक शुरू की थी। उन्होंने क्या किया था, प्लाज्मिड में से डीएनए का एक पीस कट कर लिया था और उस पीस में से फिर उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल रही थी। मतलब जो जीन उसको एंटीबायोटिक से लड़ने में मदद कर रही थी, एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बना रही थी, उन्होंने उसी जीन को वहां से कट कर दिया। और यहाँ पर डीएनए को स्पेसिफिक जगह से ही काटा गया। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट थे। तो डीएनए का जब एक बार पीस कट हो गया, फिर उसके बाद हमने उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर दिया। फिर ये जो प्लाज्मिड डीएनए थे इन्होंने एज अ वेक्टर काम किया और जो डीएनए उसके अंदर अटैच हो गया था उसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि मलेरिया को फैलाने में जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर का काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये प्लाज्मिड डीएनए भी वेक्टर का काम करेंगे। यानी कि एज अ वेक्टर ये उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हमने प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्यों जोड़ा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिले आप उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सको। और आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करे। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा रेप्लिकेशन में भी हमने पढ़ा था कि अगर डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स कट हो जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन विट्रो हम सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए बना सकते हैं, जिसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हो। और जब इस डीएनए को हम ई कोलाई में ट्रांसफर करेंगे तो वो जाके उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, दिस इज नोन एज क्लोनिंग। तो इट मीन्स अगर आप ये देखो कि जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के क्या बेसिक स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपको वो डीएनए छांटना है जिसमें आपके पसंद की जीन्स आ गई हों। फिर उसके बाद उस डीएनए को आपको होस्ट के अंदर डालना है। उसके लिए पहले आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे और फिर उसके बाद जब वो होस्ट के जीनोम में जाके इंसर्ट हो जाएगा फिर वो जाकर अपनी क्लोनिंग करेगा और मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। और जैसे जैसे होस्ट के डीएनए की जो है कॉपीज बनेंगी वैसे वैसे वो डीएनए भी नेक्स्ट प्रोजेनी में जाता रहेगा। तो आई थिंक बच्चों इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस का आइडिया हो गया होगा। आई नो आपके लिए न्यू टॉपिक है तो हो सकता है आपको कुछ बातें अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो, क्लियर ना हुई हो। तो जैसे जैसे हम चैप्टर को फर्दर पढ़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आज की वीडियो में मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि आपको थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया हो जाए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस आधार पे काम करती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। बाकी इसका जो डिटेल टूल्स और प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।